एक जो भारतीयों की टेंडेंसी है कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है, खाते पीते घर का है, या हम तो हंसते खेलते घर के हैं, ये मोटा नहीं है। आप किस बच्चे को कहेंगे कि ये बच्चा मोटा है? ये कहना कि मेरा बच्चा हेल्दी है गलत है। इसे रेड फ्लैग साइन समझें और जरूर अपने पीडियाट्रिशियन को कनेक्ट करें। 60% 65% तक फैटी लिवर हो सकता है। अगर गर्दन बच्चे की काली है, उसे मैल मत समझिए। स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए मैं समझाती हूँ। 5 कारण क्यों बच्चों में मोटापा हो रहा है। स्क्रीन और मीठा दोनों एडिक्शन है। घर में एक मासूम पैदा हो तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसकी सेहत लंबी हो, उम्र अच्छी हो और उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब सीरियस समस्याएं आ जाती हैं, जो धीरे धीरे समझ में आती हैं, तब जरूरत पड़ती है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की प्रेसिडेंट भी हैं। मेदांता में पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट के केसेस को भी देख रही हैं। जाहिर है जितने भी सीरियस मामले आते हैं लिवर हेल्थ से जुड़े हुए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ से जुड़े हुए, वो डॉक्टर नीलम मोहन के पास आते हैं। आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा पैदा होगा तो उसको कोई सीरियस एलिमेंट तो नहीं होगी, छोटा मोटा जॉन्डिस जिसे हम मान लेते हैं कि हाँ ये बहुत नॉर्मल है। आपके पास कितनी बार ऐसा होता है कि नियोनेट्स आते हैं सीरियस प्रॉब्लम और सीरियस हेल्थ इश्यूज के साथ? राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमेशा सपने साकार होते नहीं है। सो शायद कहते हैं कि बनाने में या किसी तरीके से गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों में जो अधिकतर जैसे न्यूबॉर्न में प्रॉब्लम है, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो प्रीटर्म इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो बच्चे टाइम से पहले होना, NIUGR पैदे होना, लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर साइज। तो मैं अभी इनको छोड़ देती हूँ कि अगर कोई प्रीटर्म, IUGR, इन्फेक्शंस, ये इनको छोड़ देती हूँ। इनको छोड़ने के बाद दूसरा मुद्दा उठता है कि पैदाशी बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक कमी हो, जिसका मतलब कि आपके शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन के लिए आपके एंजाइम्स की कमी हो गए। जैसे A+B+C=D बनाना है, तो अगर मेरे पास A+B और C की जगह E आ गया तो वो मेरा D नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही थी कि कुछ कमी होने के कारण वो स्ट्रक्चर और वो काम नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक कमी। ये कमियां क्यों होती है, इसको हम यूजुअली जेनेटिक हेरिडिटरी जब मैं बोलती हूँ तो पहला सवाल सब कहते हैं अरे नहीं हमारे खानदान में नहीं है, तो वो भी सही है। हेरिडिटरी मतलब आना, जेनरेशन, लेकिन जेनेटिक जरूरी नहीं है जेनरेशंस में हो। तो आपको जेनेटिक बीमारी होती है क्योंकि वो एक म्यूटेशन, मतलब कि वो जीन थोड़ा सा म्यूटेट हो जाता है, गलत सा बन जाता है। तो हो सकता है कि पहली बार आपको ये प्रॉब्लम आई हो फैमिली में। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेरिडिटरी एंड जेनेटिक कॉज। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर मीन्स अधिकतर, जैसे मेरा काम अधिकतर आंत और जिगर से ज्यादा करती हूँ, तो हार्ट में भी स्ट्रक्चरल एनोमली लाइक छेद हो गया, वाल्व काम नहीं कर रही है। वैसे ही लिवर में नॉर्मली लिवर के अंदर सेल्स होते हैं हमारे, जिसको हम हेक्सागोनल सेल्स कहते हैं। तो ये हेक्सागोनल सेल्स में जो भी रिएक्शंस केमिकल ये चल रहे हैं और पित्त बनती है, तो पित्त एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होती है। फिर वो छोटी छोटी नलियां लिवर के अंदर है, फिर उससे वो सारे जो भी निकलना है पित्त, वो फिर एक बड़ी नली में आती है और आंत में आती है। हमें सबको मालूम है कि पित्त बहुत जरूरी है बाहर आना। एक तो जो आपकी डाइजेशन है उसके लिए कर रही है, और अगर आपकी पित्त लिवर के अंदर अगर अटक गई तो फिर उससे बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो सकती है। तो जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि एक नवजात बच्चे को सबसे ज्यादा कॉमन क्या प्रॉब्लम है, तो मैं लिवर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमनेस्ट बीमारी बिलियरी एट्रीसिया, मतलब कि पैदाशी पित्त की नली नहीं बनने के कारण पित्त नहीं उतर पा रही है, और ये काफी कॉमन है। ऑलमोस्ट 20-30 हजार में एक बच्चा इस तरीके से हो सकता है जिसकी पित्त की नली ना बनी हो। इसीलिए मेरा
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सब सुनने वालों को है कि सब बच्चों में पीलिया हो जाता है, और हम कहते हैं कि चिंता की बात नहीं, बच्चे के जब पेट के अंदर मदर के अंदर होता है तो उनको खून ज्यादा रहता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा रखना होता है क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सर्कुलेशन में कम रहती है। लेकिन जब वो बाहर आता है बेबी तो ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से हीमोग्लोबिन टूटता है। जैसे हीमोग्लोबिन टूटेगा तो वो पित्त के बिलिरुबिन बन के बाहर पेशाब के जरिए निकलेगा। तो वो जॉन्डिस है। इसीलिए वो बच्चों में जॉन्डिस नॉर्मल होता है, इसीलिए नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये नॉर्मल है, बच्चे को पीलिया हुआ ज्यादा हो गया तो आपको फोटोथेरेपी लाइट्स में डॉक्टर रखते हैं। लेकिन जो मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ कि कोई भी नवजात बच्चे को अगर पीलिया हो जो 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा हो और उसके साथ मल मतलब कि पोटी का कलर हल्दी जैसे पीला ना हो, हल्का हो, पीला भी हो लेकिन डार्क एकदम ना हो, या पेशाब का धब्बा कपड़े पे पड़ रहा हो, तब उसे बिलियरी एट्रीसिया हो सकता है। और ये क्योंकि इतना कॉमन है और हमारे देश में इसकी जागरूकता बहुत कम है, डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम, जब तक इतना हल्दी जैसे पीला ना हो, लाइट येलो भी अगर मल हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि हमें इसकी बिलिरुबिन टोटल और डायरेक्ट करें। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन 1.5 से ज्यादा हो, 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो आपको एक लिवर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। क्या कुछ हैंडी टिप्स या हैंडी ऐसी दवाएं हैं जो छोटे बच्चों के माँ बाप को रखनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि नॉर्मल है? राइट, तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मैं खुद ऐसे सोचती हूँ कि पहले आप उनकी डाइट को विजिट करें। क्या उनकी डाइट में जो मैंने कहा, क्योंकि कब्जी एक आमतौर पर कॉमन कॉज है आजकल, 30% बच्चों में कॉन्स्टिपेशन मतलब 3 में से 1, क्योंकि एक तो डाइट और उनकी सेकंड एक्टिविटी। तो बिकॉज चाहे वो ओबेसिटी हो कॉन्स्टिपेशन सेम चीज, डाइट लाइफस्टाइल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, बच्चा घूमता रहे एक्टिविटी कर रहा है लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव लाइक जॉगिंग। वो इनफैक्ट अभी एक नई परसों ही मैं रिसर्च में देख रही थी, इतना इंटरेस्टिंग, दे हैव शोन इमेजिंग ऑफ ब्रेन से एक बच्चा 1-2 घंटे तक बैठा है और उसकी ब्रेन की इमेजिंग में एरियाज रेड थे, दैट मीन्स एक्टिव कितना है ब्रेन। और सिमिलरली एक बच्चा बाहर से 30 मिनट खेल के आया, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी में कितना अलर्ट है। तो ये मेरा मैसेज, हम सब टाइप कहते रहते नहीं एग्जाम है, पढ़ाई चल रही है, ये सारा टाइम बैठ के पढ़ता रहे, गलत है। बिकॉज आई रिमेम्बर माई फादर टीचिंग मी, मैग्नेट है, मैग्नेट कितना आपका एब्जॉर्ब करता है। आप 3 घंटा बैठ के पढ़े और आपका एब्जॉर्प्शन पावर ही कम हुआ, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हो आपकी रिटेंशन पावर, अलर्टनेस बढ़ जाती है, तो वो आप 2 घंटे की पढ़ाई में कर लोगे। तो इसीलिए इवन ड्यूरिंग स्टडी टाइम एंड दैट अपनी एक्टिविटी को मत कम करे। सारे बच्चे मेरे पास आते हैं क्योंकि वो एक जुनून है कि कुछ करना है, एक कंपटीशन है, ये वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज से आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, अलर्टनेस बढ़ेगी, और ये मैं ही नहीं साइंस ने प्रूफ कर दिया है, रिसर्च ने प्रूफ कर दिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd चीज स्लीप अगर आपकी पूरी नहीं हो, एक बच्चे को मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, स्लीप पूरी नहीं हो उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है। और 4th कारण स्ट्रेस के कारण भी मोटापा बढ़ रहा है, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। एनवायरमेंट में अब रिसर्च बताती है पोल्यूशन से, आप पोल्यूशन में इतना गड़बड़ है, उसकी जो केमिकल से भी हमारे को डैमेज हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, बेसिटी हो रही है। तो इतना कुछ, जब अब वो जो जेनेटिक बात तो थोड़ी रहेगी क्योंकि मेरे माँ बाप मोटे हैं तो मैं भी मोटा होऊंगा, नहीं, आपके माँ बाप मोटे हैं, आपके मोटापे के चांसेस है। तो इसका मतलब अगर आप, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिट होने के लिए अपने डाइट और एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज। और एक बड़ों को भी मेरे को कहना है, लीन आउटसाइड
फैट इनसाइड, ये एक टर्म यूज करते हैं हम, उसके अंदर ये बताना है कि यंग लोग भी कहते हैं कि ना मैं तो मोटा नहीं हूँ, मैं तो स्मोक नहीं कर रहा हूँ, अल्कोहल नहीं कर रहा हूँ, मुझे कैसे हार्ट अटैक हुआ, मुझे कैसे फैटी लिवर हुआ, मुझे, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। आपकी जो गलत खाते हैं, अगर आपकी शुगर आप ज्यादा लेते हैं तो शुगर का सेवन, टोटल कैलोरीज आपने सही लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि आपको भाई टोटल कैलोरीज 1800 लेनी है। आपने कहा कि 1800 2000 जो एक अडल्ट को आपने दिए, मैं उतना ले रहा हूँ, आपके बीएमआर पे डिपेंड होता है, ये एक रफ एग्जांपल दी हूँ। तो लेकिन आपने वो कैलोरी कैसी ली, आपने सारा शुगर लिया और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ही कम है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और आपका उसके कारण से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसका मतलब क्या है, मतलब ये कि जब हम खाना खाते हैं तो शुगर हमारा लेवल बढ़ता है, तो बॉडी क्या करती है बेसिकली, लिवर और पैनक्रियास उस टाइम में आपको एक इंसुलिन देते हैं ताकि आपका वो शुगर को मैं हजम करूं। तो जैसे वो आपने हजम किया तो इंसुलिन जब करती है तो शुगर डाउन होती है, जैसे शुगर डाउन होएगी हो सकता है आपको और इच्छा करे कि मेरी शुगर डाउन है तो मैं खाऊं, आप समझ रही हो, तो आप और खाते हैं, तो मोर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड एंड एंड में वो रेजिस्टेंट, तो वो इंसुलिन आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कर देती है, वो बॉडी अब वो सेल्स, लिवर सेल्स नहीं सुनते हैं अब उसको, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आ जाता है और वो फैट ब्लड में जाते हैं, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो आपके हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है जो फैट सेल्स, और सेल्स में सोजिश हो जाती है, इस प्रकार से हार्ट और ये और फैटी लिवर तीनों रेजिस्टेंस से। फिर एक बार मैं अपने वो बेसिक क्वेश्चन पे जाती हूँ, नॉर्मल कब्जी जिसको हम कॉन्स्टिपेशन आई गई वाली, उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, माँ बाप क्या कर सकते हैं? करेक्ट, तो नॉर्मल में भी आपको समझ आना चाहिए कि अगर थोड़े टाइम तक हो तो जनरल जो हम घर के नुस्खे कहते हैं थोड़ी टाइम तक आप यूज कर सकते हैं, फाइबर दे दें, लिक्विड थोड़ी सी डाइट बढ़ा दें, सॉलिड्स ज़्यादा ना लें, मैदे वैदे से दूर रहें, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक चली जा रही है तो हमारी आंत एक बलून है, उसमें इस तरीके से वो बढ़ता चले जाएगा, तो फिर वो बलून अगर बहुत दिन तक में कॉन्स्टिपेटेड है तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, बलून में से मैं हवा तुरंत डाल के निकाल दूं सेम शेप पे आएगा, लंबे टाइम तक हवा भर के रखूं और उसके बाद निकालूं 2 दिन बाद तो उसका शेप वो नहीं रह जाएगा, वैसे ही आपकी आंत का शेप नहीं रह जाएगा, आपकी मूवमेंट्स खराब हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन हो तो जैसे अपने पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे, डाइट में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा लिक्विड्स पे रहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ने नहीं देना चाहिए, या अर्ली डॉक्टर से स्टूल सॉफ्टनर ले लेना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं है। जैसे बड़े इसबगोली एवरीथिंग नहीं है, स्टूल सॉफ्टनर भी है मार्केट में जिसमें हम डॉक्टर्स देते हैं स्टूल सॉफ्टनर, ताकि वो कब्जी ना बढ़े, क्योंकि बढ़ती रहेगी तो आपके अंदर आगे जाके मूवमेंट प्रॉब्लम और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और उससे भूख नहीं लगना या ओवरवेट दोनों हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन काम करता है? नहीं, यूजुअली हम वो प्रेफर नहीं करते हैं, हम प्रेफर करते हैं यंगर बच्चों में दूसरे किस्म के स्टूल सॉफ्टनर्स उनमें देते हैं जिसमें हमें लगता है कि फाइबर कंटेंट कम हो। तो एक बच्चे को अगर आप डाइट में बिल्कुल सब्जी वब्जी सैलाड वैलाड दाल इन सब में फाइबर है, ये नहीं ले रहा है, तब मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे में वो काम करे। एक जो भारतीयों की टेंडेंसी है कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है, खाते पीते घर का है, या हम तो हंसते खेलते घर के हैं, ये मोटा नहीं है, आप किस बच्चे को कहेंगे कि ये बच्चा मोटा है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर एक बच्चे को आपको देखना है मोटा है तो बेस्ट इज अ ग्रोथ चार्ट, क्योंकि क्या है, सपोज मैं माँ बाप को बताई कि आपकी बच्चे की वेट ग्रोथ चार्ट पे हाइट के हिसाब से, हाइट डिटरमाइन होती है माँ बाप की हाइट से, तो पहले मैं माँ बाप की हाइट देखती हूँ, उनके हिसाब से बच्चे की हाइट प्लॉट होती है, उस हाइट के हिसाब से मेरा वेट कितना है। सपोज उस बच्चे का 20 है, होना चाहिए, लेकिन वो 25 है, माँ बाप क्या कहते हैं,
5 किलो ही तो ज्यादा है। बात 5 किलो की नहीं है, बात है परसेंटेज की। वो तो 25% हो गया, ऑलमोस्ट 20-25% आप बढ़ गए। दैट मीन्स एक बड़ा जो एक 60 किलो का होना चाहिए वो उसका 25%, 15-75 का हो, या 75 वाला इंसान 100 का लगे तो आपको कैसे लगेगा? उसी तरीके से मुझे वो बच्चा लग रहा है जो आपको एक 70-75 या 100 किलो का एक आदमी या औरत लग रही है, मुझे वो बच्चा वैसे लगेगा। तो आपको एक परसेंटेज ऑफ वेट देखना है, और अगर वो शुरू में ही उस परसेंटेज ऑफ वेट पे अगर आप काम कर लिए तो आप जल्दी कर पाओगे। अगर किसी का वेट 15 किलो हो गए, मेरे पास बच्चे आते हैं जिनका वेट होना चाहिए 38 और वो होते हैं 55, 60, मतलब कि आप 70% बढ़े हुए हो। तो उस बच्चे में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटापा प्रिवेंटेबल है। और जब हो गया बत्तीस, पहला नंबर 1 प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मोटापा भी हम मजाक में कह रहे हैं, हर मोटा को बीमारी नहीं है, लेकिन एक मैसेज आपको दे रहे हैं कि मोटापे को भी एक आप डिजीज या बीमारी समझिए। उसका मतलब ये नहीं कि हर मोटा बीमार है, हम ये कह रहे हैं कि वो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है जो कभी भी फट सकता है। वो कभी भी टाइम बॉम्ब, उसको चाहे हार्ट की, चाहे लिवर की, चाहे डायबिटीज की, चाहे जॉइंट की, चाहे लाइफ कम हो जाएगी। तो अब WHO का कहना है कि जो वर्ल्ड वाइड कॉमनेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इज ओबेसिटी। इसीलिए इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने खासतौर पर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में मोटापे को डिजीज यानी बीमारी की कैटेगरी में रखा है। मोटापा एक कंडीशन नहीं है, एक बीमारी है। तो मैं थोड़ा सा हटके ऐसे नहीं दूंगी मैसेज कि वो बीमारी है, हम ऐसे कह रहे हैं कि इससे आप समझिए कि ये कि कुछ नहीं है, ऐसे मत समझिए, क्योंकि ये टाइम बॉम्ब है कि वो आगे कुछ बड़े में प्रॉब्लम हो, आप अभी ही इसे सतर्क रहें और अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को करें। और जो 5 चीज का मैसेज दिया, डाइट, एक्सरसाइज, रेड्यूस स्क्रीन टाइम, एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, प्रोसेस फूड और उसके साथ दूर रहें, जंक से दूर रहें, स्वीटेंड बेवरेजेस, शुगर से दूर रहें, नींद का पूरा सेवन करें, स्ट्रेस से दूर रहें, और फैमिली पेरेंट्स को एक रोल मॉडल बने। ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स को। अब आपसे 2 चीजों में अगर पूछूं, आजकल जो बच्चे हम देख रहे हैं मोटापा बढ़ रहा है, क्या रीजन है? एक्सरसाइज कम करना या ज्यादा खाना? ज्यादा बड़ा रीजन क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। हमारा क्या होता है कि हम हमेशा इनपुट आउटपुट को देखते हैं। तो अभी दोनों हो गए सैडली कि इनपुट में गलत खाना आ गया। तो जंक फूड जब हम कहते हैं, जंक फूड का मतलब सिर्फ बर्गर और पिज्जा और ही नहीं है, आपके समोसे, तले हुए कचौरी, ये सारा ही उस जंक फूड में आएगा। स्वीटेंड बेवरेजेस भी उस कैटेगरी में आएंगे, शुगरी ड्रिंक्स, स्वीटेंड बेवरेज, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, और ये पैकेट्स, प्रिजर्वेटिव भी जंक में, चिप्स और उसके अंदर आएगा। ये सारा कारण बढ़ रहा है। सेकेंड, स्क्रीन टाइम। अच्छा सवाल किया, स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? 2 साल से कम बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम, क्योंकि आपके ब्रेन में 100 न्यूरॉन्स पर सेकेंड्स के कनेक्शंस है बच्चे में, स्मॉल बेबी में, पर सेकेंड। ये कनेक्शंस आपकी स्क्रीन से कम हो जाएगी तो आपका बच्चे का मूड, टेम्परामेंट, हेल्थ, कॉग्निशन, ये सारा, अलर्टनेस, रिटेंशन, ये सारे पे इफेक्ट आएगा। ये मैं नहीं, रिसर्च ने बताया है। तो लेस देन 2 years 0 स्क्रीन टाइम, 2 to 5 years कम से कम 1 घंटे से तो 100% कम।
उससे ज्यादा नहीं। हल्की सी टीचिंग, पेरेंट्स फैमिली में कनेक्शन, वीडियो, एक दूसरे से बात हो रही है, नाना नानी दादा दादी दूर है, तो ये जो भी हम कहते हैं 2 to 5 years, less than 1 hour. 5 to 10 years, not more than 2 hours. बच्चे सुन रहे हैं ये बात। 10 to 19 years is adolescent. इनमें मैं कहूंगी प्लीज अपना बैलेंस बनाएं। आपका स्कूल टाइम, आपका एक्सरसाइज टाइम, आपका स्लीप टाइम, 7 से 8 घंटे स्लीप टाइम, अगर आप ये बैलेंस बना रहे हैं तभी आपका स्क्रीन टाइम रहेगा। इस चीज को नहीं अगर आप कर पाए तो यू हैव टू डू अ बैलेंस विथ योर स्क्रीन टाइम। ऐसे नहीं, क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं, स्क्रीन और मीठा दोनों एडिक्शन है। जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग्स एडिक्शन है, उसी कैफीन एडिक्शन है, वैसे ही स्क्रीन एंड शुगर्स आर एडिक्शंस। चॉकलेट की जिनको बड़ी मोहब्बत है बच्चों को, उनको आप मीठे के लिए क्या सलाह देंगी? कुछ डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं बिल्कुल मीठा बंद कर देना चाहिए। जी देखिए, मैं सहमत हूँ। काफी लोग विरोध करते हैं, क्या मतलब हम खीर कैसे बनाएं जिसमें मीठा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, वो भी सही है। तो मेरा ये कहना है कि हम कह रहे हैं कि 2 साल से कम बच्चे को मीठा का अगर टेस्ट आ जाए तो तब वो वेजिटेबल या फ्रूट या किसी और का स्वाद पसंद नहीं करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले 1 साल तक नमक नहीं, वो हमारा किडनी से रिलेटेड, और 2 साल तक मीठा नहीं या बहुत कम, क्योंकि मीठा एक एडिक्शन है। आपको टेस्ट लग जाए तो दूसरे चीज पे नहीं जाओगे। और बाद में भी बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपको अप टू 4 टीस्पून्स मैक्सिमम इन अ डे लेना है। तो इसीलिए बड़ों को भी हम कहते हैं, तो नेचुरल कैसे जा सकते हैं? नेचुरल में जैसे फ्रूट की स्मूदी बन गई, तो आपने दही है, उसके अंदर फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, इसकी तो काफी स्वीट टेस्ट आ जाता है, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो जो नेचुरल है, डेट्स का जो खजूर है, खजूर का आप उसको बना सकते हैं, एज अ शुगरी यूज कर सकते हैं। जैगरी, लेकिन एक लिमिटेशन में। जैगरी उठा के आप 50 ग्राम खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो गुड़ खा रहे हैं, तो उसको आपको इस तरीके से ऑल्टरनेटिव, बिकॉज रिफाइंड शुगर्स आर नॉट गुड, दैट इज वाई यूज नेचुरल dates and sugar, fruits and jaggery as a this thing, and cut down। अगर आप जैसे कोई लोग दूध के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट थोड़े प्रोडक्ट्स मिस करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो एनर्जी में ऑलरेडी शुगर्स है, तो अगर आप वो शुगर डाल दिए, ऊपर से आप शुगर डाल दिए, तो इट इज बैड। तो आपको बैलेंस रखना है, एक दिन में कितना ले रहे हैं। बिल्कुल, कभी कभी आप मीठा लें, खीर लें, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसे एक हर एक चीज, चाहे वो प्यार हो, हर एक चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। प्यार और की उसको आउट नहीं। जिंदगी में मिठास उतनी ही होनी चाहिए जितनी जरूरी है, और थोड़ी मिठास भारत में इस वक्त अच्छी मानी जा रही है। भारत ओबेसिटी की कैपिटल ना बने, ये आज के माँ बाप के हाथ में है, जिन्हें अपने बच्चों को हेल्दी बड़े होते हुए देखना है। सबसे पहले मीठे पर लगाम लगाइए और अपने बच्चे को एक्टिविटी के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कीजिए। किस तरह से आप उन्हें हेल्दी खाना दे सकते हैं, उसके टिप्स भी डॉक्टर नीलम मोहन ने दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आपके बच्चे की जो डाइट प्लेट होगी उसमें सब्जियों के, फलों के ऑप्शंस होंगे और मीठे और नमक की मात्रा कम से कम होगी। हेल्दी इंडिया बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है जी, बिकॉज समझे, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। और कहते हैं कि अगर एक किसी देश का आपको देखना है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना अच्छा है, तो उसकी हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की, कि अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है। इंडिया तो इस चीजों से जूझ के बाहर निकल रहा है। जैसे हम बाकी की इन्फेक्शन कम कर रहे हैं, लेकिन सैडली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंडिया
पूरे वर्ल्ड का हब बनता चले जा रहा है। हमारा देश फैटी लिवर, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज का हब बन के रह गया है। और मैं नहीं चाहूंगी कि आगे जनरेशन फ्यूचर भी इस तरीके से आए। बिल्कुल, मोटापा महामारी न बने, ये आपके हाथ में है। खाने की प्लेट में मिठास कम रखिए, जिंदगी में मिठास बढ़ाइए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।